हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की लहासा की ओर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको दो बैलों की कथा जो गद्य खंड का एक पाठ है और कबीर की साखी जो पद्य खंड का एक पाठ है उसको पढ़ा दिया है। मैंने प्लेलिस्ट क्लास 9 के नाम से बनाई है, आप वहां देख लें और उसका लाभ उठाएं। तो आज के चैप्टर का नाम है लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जानेंगे। तो राहुल जी का जन्म कब हुआ? 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, ज़िला आज़मगढ़, यूपी में। तो गांव का नाम है पंदहा और ज़िला है आज़मगढ़ और राज्य है उत्तर प्रदेश। 1893 में उनका पैतृक गांव कनैला है। ननिहाल का नाम तो पंदहा है, वहीं पैतृक यानी पिता और दादा का गांव क्या है? कनैला। उनका मूल नाम केदार पांडे था। तो आखिर वो राहुल सांकृत्यायन कैसे बन गए? चूँकि वो श्रीलंका गए थे और श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तब से उनका नाम केदार पांडे से राहुल सांकृत्यायन हो गया। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। काशी, आगरा ये दोनों तो उत्तर प्रदेश में हैं, लाहौर पाकिस्तान में है। तो इन तीनों जगहों पर इनकी शिक्षा हुई है, पूरी हुई है। 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर जो है बौद्ध धर्म को अपनाया, तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। तो आप जितना भी नाम आपने सुना है ये सब भाषाओं के नाम हैं। कुछ प्राचीन भाषाएं हैं, कुछ मध्यकालीन और कुछ आधुनिक भाषाएं। जैसे पाली आप देख रहे हैं, प्राकृत देख रहे हैं और अभ्रंश जो देख रहे हैं, ये सब मध्यकालीन भाषाएं हैं। ठीक है ना? पाली, प्राकृत और अभ्रंश जो हैं ये मध्यकाल की भाषाएं हैं। तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी ये सब आधुनिक काल की भाषाएं हैं। तो ये अनेक भाषाओं की जानकारी रखते थे। इनकी बात कर रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन की बात कर रहे हैं हम लोग। यही कारण है कि उनको महापंडित भी कहा जाता है कि चूँकि उन्होंने अनेक भाषाओं की जानकारी प्राप्त की है। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। तो ये जो भी आपने नाम सुना, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त यानी यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं इसको, जो हमारे पाठ की गद्य शैली भी है। जीवनी, आलोचना। आलोचना क्या होता है कि जब किसी भी लेख पर यानी किसी भी रचना पर कोई भी व्यक्ति टिप्पणी लिखता है तो उस टिप्पणी को आलोचना कही जाती है। शोध यानी खोज। तो ऐसे अनेकों गद्य शैलियाँ हैं जिन शैलियों में या जिन विधाओं में राहुल जी ने साहित्य लिखा है, साहित्य सृजन किया है। अगर आपको कोई पंक्ति समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दिया करें, मैं उसको आपको बता दिया करूँगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। मतलब ऐसे ग्रंथ जिनका अन्य भाषाओं में जो है सृजन हुआ था, लेकिन इन्होंने उन ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया है। मेरी जीवन यात्रा, जिसको 6 भागों में लिखा गया। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो कृतियों के नाम हम लोगों ने पढ़ा अभी राहुल जी के। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों पर राहुल जी ने 150 पुस्तकें लिखी हैं। तो साहित्य में तो उनकी रुचि थी ही, साथ ही साथ साहित्य के अलावा दर्शन में, राजनीति में, धर्म में और इतिहास और विज्ञान में, इनमें भी उनकी रुचि रही और इन्हीं सभी विषयों पर इन्होंने 150 पुस्तक लिखे हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्रायः सामग्री का उद्धार कर
अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। कहने का अर्थ है कि लुप्त प्राय मतलब जो लुप्त हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, गायब होती जा रही हैं, उन चीज़ों को उन्होंने उसको पुनः से जो है पुनर्जन्म दिया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। तो यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान कोई नहीं ले सकता है, यानी अन्यतम है, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है यात्रा वृत्तांत में। क्योंकि हमारा पाठ भी जो गद्य शैली है, जो क्या है, यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत कैसे कहते किसे हैं, है ना, किसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत? तो यात्रा वृत्तांत ऐसा वृत्तांत होता है जिसमें लेखक किसी भी यात्रा का बहुत विस्तार से वर्णन करता है ना, अनेक स्थलों का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ की भाषा का, वहाँ की खान पान का, पहनावे का, और भी अनेक विभिन्न तरह की जानकारियाँ हमें प्रदान करता है। तो ऐसी गद्य शैली को ही यात्रा वृत्तांत कहते हैं। अगर आप भी कहीं यात्रा पर जाएं तो आप भी यात्रा वृत्तांत लिख सकते हैं। ट्रेन की यात्रा, बस की यात्रा, किसी जगह पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आप भी वहाँ पर यात्रा का वर्णन कर सकते हैं, जो यात्रा वृत्तांत के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का क्या बताया, उद्देश्य। तो उन्होंने बताया है कि घुमक्कड़ी अर्थात यात्रा करने से हमें अनेक लाभ होते हैं, है ना, और मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। कई लोग केवल मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अगर मंजिल के स्थान पर हम लोग यात्रा का आनंद लें तो वही वास्तविक यात्रा होती है, और मंजिल से ज़्यादा आनंद आपको यात्रा में भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये राहुल जी ने बताया है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा, संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। तो घुमक्कड़ी अर्थात यात्रा की बात कर रहे हैं। तो यात्राओं से क्या क्या लाभ होता है? सबसे पहले हमें मनोरंजन की प्राप्ति होती है। ज्ञानवर्धन अर्थात हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। अज्ञात स्थलों अर्थात ऐसा स्थल जिसके बारे में हमें पता नहीं था, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ अन्य चीज़ें जैसे भाषा, संस्कृति, इन सब की जानकारी और आदान प्रदान होता है। जैसे हम अपनी भाषा और संस्कृति किसी को देकर आते हैं, और जब कहीं से आते हैं तो वहाँ की भाषा और संस्कृति को लेकर आते हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जन जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो ये आपका कवि परिचय रहा। अब हम लोग पाठ का सारांश देखते हैं। तो संकलित अंश, ये जो लहासा की ओर आप पढ़ रहे हैं, ये केवल अंश मात्र है उनकी यात्रा वृत्तांत का। पूरा यात्रा का वर्णन इसमें नहीं दिया गया है, केवल अंश है। तो राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। तो ये जो छोटा सा पाठ है, जो राहुल जी ने पहली जो तिब्बत यात्रा की थी वहाँ से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 1930 के में नेपाल के रास्ते से की थी। तो यानी तिब्बत की यात्रा उन्होंने किस रास्ते से की थी? नेपाल के रास्ते से। और कब की थी? 1929 से 1930 के बीच। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। 1930 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस समय भारतीयों को तिब्बत जाना मना था, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश यानी नकली वेश में, यानी भिखमंगा बनकर भिखमंगे के नकली वेश धारण करके उन्होंने ये यात्रा पूरी की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत रोचक शैली में किया है। यानी ऐसे रास्ते जहाँ पर जाना कठिन हो, उन रास्तों का बड़ा ही रोचक वर्णन उन्होंने किया है लहासा की ओर में। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के 1930 की बात कर रहे हैं, तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें इस यात्रा वृत्तांत में, जिसका नाम है लहासा की ओर से प्राप्त होता है। तो ये आपका सारांश था।
और गद्य शैली मैंने बता दिया है, यात्रा वृत्तांत है ये, और पहली तिब्बत यात्रा से लिया गया है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा तिबारा सुने तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो आइए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं अपना, ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1930 की, जब पहली बार उन्होंने यात्रा की थी तो चीन के रास्ते उन्होंने ये यात्रा तय की थी, ठीक है ना। तो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, जिस रास्ते से वो जा रहे हैं। फरी कलिंपोंग ये रास्ता अब खुल चुका, ये रास्ता का नाम है, स्थान का नाम है। तो फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं था तो नेपाल की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। नेपाल चीन के रास्ते ही तिब्बत जाया करती थी सारी चीज़ें। लेकिन अब तो फरी कलिंपोंग का रास्ता भी खुल चुका है। यह व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। जिस रास्ते लेखक जा रहे थे उस रास्ते की बात की जा रही है। वो व्यापारिक यानी व्यापार के उद्देश्य से ही नहीं बल्कि सैनिक भी वहाँ से गुजरते थे। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने थे। क्योंकि वहाँ से सैनिक जाते थे तो वहाँ रुकना उनको पड़ता था, पड़ाव डालना पड़ता था। तो यही कारण था कि अनेकों चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चूँकि चीन का रास्ता था तो चीनी पलटन का तो रहना लाजमी है। तो उन किलों में और उन चौकियों में कौन रहती थी? चीन, यानी चीन की पलटन अर्थात सेना रहा करती थी। तो ये बात कब कर रहे हैं? 1930 की, जब चीन के रास्ते तिब्बत जाया करते थे लोग। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, मतलब वो मकान जो पहले बनाए गए थे फौजियों के लिए वो मकान अब गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। तो वहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है और वहाँ कुछ जो है घर दिखाई पड़ते हैं, ज़्यादा घर नहीं है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त मतलब क्या होता है? जिसे छोड़ दिया गया हो, जिसका त्याग कर दिया गया हो। तो ऐसा ही एक चीनी किला था जो चीन के लोगों ने बनाया होगा। हम वहाँ पर चाय पीने के लिए ठहरे, यानी जो चीनी किला था जिसको परित्यक्त कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, वहीं पर लेखक और उनके जो सह यात्री थे वो चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि तिब्बत में यात्रियों के लिए तकलीफ़ें क्या हैं और आराम की बातें क्या हैं। और सबसे पहले जानेंगे आराम की बातें, और ये भी जानेंगे कि तिब्बती समाज उस समय कैसा था। तिब्बत के जो लोग थे, जो समाज था वो कैसा था, आइए जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ किताब में, तो ध्यान देंगे आप ज़्यादा। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं था। ना औरतें पर्दा करती थीं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी एक पात्र का नाम है जिसमें चाय को कूटा जाता है। चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। और चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं होती। कहने का अर्थ ये है कि पर्दा प्रथा उस समय नहीं था। ये सबसे पहली बात, ठीक है ना। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि औरतें, जो गांव की औरतें होती हैं, उनको घूंघट में रहना पड़ता है। वहाँ 1930 की बात करें तिब्बती समाज की, उस समय औरतों को इस तरह का पर्दा नहीं करना पड़ता था। जाति पाति जो आज भी हमारे समाज में फैली हुई है, जबकि हमारा समाज शिक्षित है, फिर भी जाति पाति की भावना
समाप्त नहीं हो पाई है। वहीं 1930 में तिब्बती समाज में जो वातावरण था बहुत अच्छा था, छुआछूत की भावना भी नहीं थी लोगों के मन में। साथ ही साथ वहाँ पर आर्थिक भेदभाव नहीं था, जैसे गरीब अमीर का जो अंतर है वो नहीं था वहाँ पर 1930 में तिब्बत में। मतलब भिखमंगों को भी बड़ा आदर मिलता था, लेकिन ऐसे भिखमंगे जो चोर नहीं होते थे केवल उनको ही आदर मिलता था। तो भिखमंगे जो निम्न श्रेणी के होते थे, मतलब जिनकी सोच बहुत छोटी होती थी, उनको केवल लोग घर के अंदर आने नहीं देते थे। वरना आप अगर भिखमंगे भी हैं और आपके विचार अच्छे हैं तो आप किसी घर में भी जा सकते हैं, आपको भोजन मिल सकता है, चाय मिल सकता है, रहने के लिए जगह मिल सकती है। ठीक है, यही सब बात आपको यहाँ दिया गया है। कुछ वो बना के दिया गया बहुत सारा, जैसे आप अपरिचित हो, मतलब आपको लोग ना जानते हो उस घर के लोग, फिर भी आप वहाँ जा सकते हैं और घर की बहू हो या सास हो और उन्हें कह सकते हैं कि आप भाई हमारे लिए क्या बना दो, चाय बना दो, तो वो आपके लिए चाय बनाकर आपको दे देगी। और आपको डर है कि जो आपने मक्खन या चाय दिया है वो पूरी नहीं डाली जाएगी, तो आप खुद रसोई घर में जाकर खुद अपने लिए खुद से चाय बना सकते हो। तो इतनी आज़ादी, इतनी स्वतंत्रता आज भी नहीं है। क्या आज आप कमेंट में लिखें कि क्या आज आप किसी घर में जाकर इस तरह का कार्य कर सकते हो? किसी बहू से कह सकते हो कि हाँ जी हमारे लिए चाय बना दो, जबकि आप उसे नहीं जानते हो? कदापि नहीं कह सकते हो। तो इस तरह का समाज उस समय था तिब्बत में। इतनी अच्छी सोच थी, इतने खुले विचार थे लोगों के, जाति पाति छुआछूत ये सब कुछ भी नहीं था। तो समझ चुके होंगे आप ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम लोग चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। तो जहाँ पर लेखक चाय पी रहे थे वहाँ से वो चलने लगे, आगे बढ़ने लगे। तो अचानक से एक आदमी उनके सामने आया और राहदारी यानी रोड टैक्स, रास्ते पर चलने के लिए टैक्स जो है मांगने लगा कि भाई हमें आप रोड टैक्स दो। हमने वह 2 चीटे उसे दे दी। 2 चीटे किसे कहते हैं? तो चीटे आप मैं देखा चीटे किसे कहते हैं, देखिए लिखा हुआ है। एनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोंगपोंग यानी मजिस्ट्रेट के हाथ की लिखी लमिक अर्थात राहदारी जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की। तो चीटे समझ लीजिए कि आप एक तरह से राहदारी का यानी टैक्स अदा करने का एक पत्र होता है जिस पर मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होता है। और ये चीटे यानी ये पत्र जो है रोड टैक्स के रूप में जो देना था लेखक को, ये पत्र लेखक ने अपने एक दोस्त जो मंगोल जाति का था उसके माध्यम से, उसकी मदद से प्राप्त की थी। तो आप समझ चुके हैं। तो राहदारी जब मांगने आया तो लेखक ने दोनों चीटे यानी मजिस्ट्रेट के हाथ से लिखी हुई वो पर्ची उसे थमा दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यानी लेखक का जो अगला पड़ाव था वो क्या था? थोंगला। और थोंगला के पहले वो एक आखिरी गांव में पहुंच गए थे, उस गांव के बाद थोंगला आता था। ठीक है। यहाँ भी सुमति जो है लेखक का मित्र है और मंगोल जाति का है। ठीक है ना। और जैसे पंडित लोग होते हैं ना हिंदू में और मौलवी होते हैं मुस्लिमों में, वैसे ही ये बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुआ है। कौन? तो सुमति लेखक का मित्र है, मंगोल जाति का है, बुद्धिस्ट है, पुरोहित है, जो कह लो आप। ठीक है। तो यहाँ भी यानी जहाँ पर लेखक रुका है जिस गांव में, आखिरी गांव में थोंगला पहुँचने से पहले, यहाँ सुमति यानी लेखक के मित्र के जान पहचान वाले बहुत आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। चूँकि वहाँ पर भिखमंगों का भी आदर होता था तो इसलिए उनकी वेशभूषा का ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि उनको अच्छा स्थान मिला ठहरने के लिए। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे, मगर भिखमंगे के वेश में नहीं बल्कि भद्र यात्री यानी अच्छी वेशभूषा में, जेंटलमैन के वेश में ये घोड़े पर सवार होकर आए थे। कब? 5 साल बाद यानी 1935 में। अच्छे ड्रेस में थे, भिखमंगे के वेश में नहीं थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं दी। सोच लीजिए, भिखमंगे के वेश में ये जब 1930 में आए थे
तो ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। लेकिन जब 5 साल बाद जब अच्छे वेश में आए, भद्र यात्री के वेश में जेंटलमैन बनकर आए, तो इनको ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। बहुत मुश्किल से इनको गांव का एक सबसे गरीब झोपड़ा मिला था ठहरने के लिए। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर। छंग क्या होता है? छंग मतलब वाइन, शराब, जो वहाँ के लोग शाम में पीते हैं। वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। तो वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति भी होती, मूड होता है, जैसा मूड होता है वैसा वो यात्रियों के साथ व्यवहार करते हैं। जैसे मान लो कि शाम के वक्त आप पहुँचे हो और लोग छंग पिए हैं और आप उनसे ठहरने के लिए जगह मांग रहे हो, तो उनका मूड अच्छा नहीं है, तो आपको ठहरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मूड अच्छा है, मनोवृत्ति अच्छी है, तो आपको ठहरने के लिए जगह मिल जाएगी। तो शायद लेखक जब 5 साल बाद पहुंचा होगा तो उस वक्त शायद छंग पीकर होशाबाद दुरुस्त नहीं होगा, उनका मूड नहीं होगा उनको कमरा या घर देने का। तो इसीलिए लेखक को बड़ी कठिनाई हुई थी 5 साल के बाद जब वो इसी रास्ते से गए थे तब। अब हमें सबसे विकट यानी सबसे खतरनाक क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब थोंगला में या तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? तो डांडा थोंगला। ध्यान रखेंगे, तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह क्या है? डांडा थोंगला। आखिर कारण क्या है कि ये डांडा थोंगला इतना खतरनाक है और इसको पार करना बड़ा विकट है यानी बड़ा कठिन है। डांडे यानी डांडा थोंगला तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। कारण है, सबसे पहला कारण कि यह 16 से 17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है और इसी कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक यानी कई किलोमीटर तक जो है कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। पहला कारण ये हो गया कि भाई ये जो स्थान है बहुत ऊंचाई पर है और नदी और पहाड़ के जो कोने हैं वो ऐसे हैं कि जिनसे हम लोग दूर तक का आदमी को नहीं देख सकते और यहाँ पर डाकुओं का निवास होता है। सबसे अच्छी जगह है डाकुओं के लिए, जहाँ कोई ना होता हो, जहाँ से कोई किसी को देख नहीं सकता है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। मतलब अगर कोई मारा गया है, किसी ने खून कर दिया किसी का, तो सरकार भी इसकी जवाबदेही नहीं देती है, कि मतलब ही नहीं होता उनको। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। तिब्बती सरकार की बात की जा रही है कि खुफिया विभाग और पुलिस इन पर ज़्यादा खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। अब निर्जन स्थानों में कौन जाएगा, कौन वहाँ रहेगा कि मारता हुआ किसी को देखेगा तो उसकी गवाही दे कि हाँ सर मैंने देखा है इसको मारते हुए। डकैत भी क्या करते हैं, देखो डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं, ठीक है, तो वो लूटने से पहले ही यात्रियों को मार देते हैं। उनको भी अपनी जान का डर रहता है इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए वो ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर यात्रियों ने उनको देख लिया तो फिर वो फंस जाएंगे, गवाह तैयार हो जाएगा। इसीलिए हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। यानी लाइसेंस, जैसे आपके पास कोई भी हथियार है, चाहे बंदूक पिस्तौल कुछ भी है, तो उसके लाइसेंस बनाना पड़ता है, उसका कानून बना हुआ है, सरकार ने कानून बनाया है। लेकिन यहाँ पर हथियार रखने का कोई कानून नहीं है और यही कारण है कि लोग हर घर में लाठी की तरह क्या रखते हैं, जैसे लाठी रखते हैं घर में लोग सांप मारने के लिए, डाकू चोर उचक्का को मारने के लिए रात बिरात में, तो लोग वहाँ लाठी की तरह अपने घरों में पिस्तौल और बंदूक रखते हैं बिना लाइसेंस के। डाकू यदि जान से हम ना मारे तो खुद से अपने प्राणों का खतरा है, तो बता ही चुका हूँ मैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। जब लेखक पहुंचा तो उन्हें मालूम हुआ कि इसी जगह पर जो है गांव की पिछले साल ही किसी का खून हो गया, यानी मर्डर हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, मतलब इनको डर नहीं था, उतना परवाह नहीं था कि भाई हमारा खून हो जाए, क्योंकि ये तो भिखमंगे के वेश में थे, पैसे वाले भद्र यात्री के वेश में तो थे नहीं कि उनको डर रहे।
लेकिन फिर भी ये अंदर से तो भिखमंगे नहीं थे ना, अंदर से तो भद्र यात्री थे। और जान जाने का डर तो हर व्यक्ति को होता है, गरीब हो अमीर हो कोई हो, ठीक है। तो इसीलिए अंदर से बहुत डरे हुए रहते थे। और इसीलिए जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, मतलब देखते कि डाकू जैसा दिखाई दे रहा है, ये लुटेरा है, तो वहीं पर ये भिखमंगा वाला नाटक करना शुरू कर देते। क्या करते? टोपी उतार कर जीभ निकालना शुरू कर देते और कुची कुची एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते कि भाई हमारे पे दया करो, दया करो, हम तो भिखमंगे, हमें पैसे दे दो, पैसे दे दो। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चले? पहाड़ की चढ़ाई ऊंची थी और सामान भी था, तो बड़ी कठिनाई हो रही थी लेखक को और उनके मित्रों को। और इनका अगला पड़ाव जो था वो कितना था? 16 से 17 मील, मतलब एक मील में शायद 3 किलोमीटर होता है। आप मल्टीप्लाई कर लो 16 से 3 को, समझ जाओ कितना किलोमीटर हो जाएगा। वो भी पहाड़ की चढ़ाई, समतल भूमि नहीं है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पर चढ़ना है आपको सीधा, ठीक है, ऊपर की ओर। मैंने सुमति, यानी लेखक के जो मित्र थे जिनका नाम था सुमति, तो लेखक ने सुमति से कहा कि क्यों ना हम लोग यहाँ से लंकोर, लंकोर भी स्थान का नाम है ये, यहाँ से जो हमारा अगला पड़ाव है लंकोर, वहाँ तक के लिए हम लोग क्या रख लें? 2 घोड़े रख लेते, यानी 2 घोड़े भाड़े में ले लेते हैं, सामान भी रख लेंगे हम लोग उस घोड़े पर और हम लोग भी चलेंगे। लेकिन सोचा हुआ काम शायद कभी होता है, कभी नहीं होता है। आगे क्या हुआ देखो। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। कहाँ पर चल पड़े? ऊपर की ओर, जब हमारा अगला पड़ाव था लंकोर। डांडे से पहले, यानी डांडा थोंगला से पहले एक जगह हम लोगों ने चाय पिया और दोपहर के वक्त हम लोग डांडा यानी डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट ऊंचाई पर खड़े थे, यानी सी लेवल से 17 से 18,000 फीट। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। तो चूँकि ऊंचाई थी ना, तो धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ते बढ़ते जो है ठंडक होने लगती है। और यही कारण था कि चारों तरफ हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ये हिमालय के जो श्वेत शिखर थे वो उनसे दूर होते जा रहे थे। भीटे की तरह दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। कुछ कुछ पहाड़ क्या थे? बिल्कुल नंगे, मतलब ना उन पे बर्फ़ की सफ़ेदी थी और ना उनमें किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई दे रही थी। वहीं जहाँ दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर केवल हजारों श्वेत शिखर थे, वहीं पर उत्तर दिशा की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली जो चोटियाँ थी वो दिखाई पड़ रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। जो सबसे ऊंचाई पर जो स्थान था वो किसका स्थान था? डांडे के देवता का स्थान था। तो चूँकि देवता का स्थान था तो उसको सजाया गया था, जो पत्थरों के ढेर से, जानवरों की सींगों से, रंग बिरंगे कपड़ों से और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे आप। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था, मतलब 16 से 17,000 फीट ऊंचाई पर चढ़े हम लोग। हम लोग को उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। आप देखते हैं कि जब आप स्कूल जाते हो और सीढ़ियाँ चढ़ते हो सुबह सुबह तो बैग लेकर, तो कितना आपको कठिनाइयाँ होता है ना। लेकिन जब छुट्टी होती है, उतरना होता है सीढ़ियों को उतरना होता है, तो आप कितने खुश होकर दिल्ली उतर जाते हो, भाग जाते हो घर। बस वैसा ही यहाँ कुछ था। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, और भी लोग थे जो घोड़े पर सवार थे लेखक के साथ। मेरा घोड़ा, यानी लेखक का घोड़ा, कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। तो सबका घोड़ा आगे आगे जा रहा था, लेखक का घोड़ा पीछे चल रहा था। तो लेखक को लगा कि भाई घोड़ा क्या है, थक चुका है, और लेखक जो है मनुष्य है, इसीलिए वो घोड़े को मारना नहीं चाहते थे। उन्हें दया आ गई घोड़े पर।
धीरे धीरे लेखक बहुत पिछड़ गया और मैं यानी लेखक दोनकी व कस्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। तो दोनकी व कस्तो कौन है ये हम लोग जानेंगे। आइए, दोनकी व कस्तो स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेज के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का नायक जो घोड़े पर चलता था। तो दोनकी व कस्तो एक नायक का नाम है, एक पात्र का नाम है। ये एक उपन्यास के पात्र का नाम है जिसका नाम क्या है, डोनकी व कस्तो, और ये नायक है जो घोड़े पर चलता था। इस उपन्यास का नाम क्या है, तो डॉन क्विक्सोट, और इसी उपन्यास का नायक है डोनकी व कस्तो। और इसके उपन्यासकार कौन हैं, तो सार्वेतेज, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में ये उपन्यास लिखा था और ये स्पेनिश उपन्यासकार हैं। तो डोनकी व कस्तो एक नायक है उपन्यास का जो घोड़े पर चलता है, और इसी से लेखक की तुलना की गई है कि वो भी डोनकी व कस्तो की तरह यानी उस नायक की तरह घोड़े पर झूमता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। मैं डोनकी व कस्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, मतलब इतना धीरे चल रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि घोड़ा कि आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तब वह घोड़ा और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, निकल रहे थे। बस यही गलती हो गई लेखक से। लेखक को रास्ता पकड़ना था दायां वाला, लेकिन लेखक ने बायां वाला रास्ता पकड़ लिया और वो चलते गए, 1.5 मील तक चले गए। मैं बाएं का रास्ता लेकर 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा, वहाँ एक घर मिला उनको और पूछा कि भाई यही रास्ता है क्या आगे जाने का, जो जहाँ पर लेखक को लंकोर में जाना था वहाँ के बारे में पूछा। तो लोगों ने बताया कि नहीं नहीं, आप तो गलत रास्ता चले आए हैं, आपको जो है दाया वाला रास्ता पकड़ना था, ठीक है ना। तो आगे एक घर में पूछने पता चला कि लंकोर का रास्ता बाएं वाला नहीं बल्कि दाहिने वाला था। लेखक बेचारा क्या करता, फिर पीछे लौटा, रिटर्न हुआ और फिर जाकर उसने दायां वाला रास्ता पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था, है ना, और वहीं पर सुमति लेखक का इंतज़ार करते हुए उन्हें मिले, क्योंकि वो पहले पहुंच गए थे, उनका घोड़ा सही था इसीलिए। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, अब वह पूरे गुस्से में थे। सुमति जो थे मंगोल वंश के थे ना, गोरे चिट्टे थे, तो गुस्सा के कारण उनका मुंह और ज़्यादा लाल हो गया था, वैसे ही लाल होता था मुंह उनका। तो इंतज़ार करते करते उनको क्रोध आ गया था, इसीलिए बहुत गुस्से में थे, उनका मुंह बहुत ज़्यादा लाल हो गया था। तो गुस्से में आकर उन्होंने लेखक से कहा कि मैंने तो 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया, है ना, लेकिन फिर भी तुम नहीं आए। किसने कहा, सुमति ने लेखक से कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे, कंडे क्या होता है, गाय का जो उपला होता है ना, गोबर का उपला, गोईठा जिसको कहते हैं हम लोग, उपले उपले जिसको कहते हैं, काऊ डंग कहते हैं, तो जो कंडे उसी कहते हैं। तो मैंने 2 टोकरी उपले जो है फूंक डाले, जला डाले, चाय को गर्म किया मैंने। लेखक समझ गया कि जो सुमति है बहुत क्रोधित है, बहुत गर्म है, इसलिए उन्होंने नरमी से जवाब दिया कि लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था, मतलब मेरा घोड़ा कितना स्लो है तुम देख ही रहे हो, मैं तो सोचा कि रात तक पहुंचूंगे, तो बड़ी गनीमत है कि मैं शाम में पहुंच गया। खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था बेचारा। लंकोर में वह एक अच्छी जगह ठहरे जहाँ भी उनके यानी सुमति के अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा, क्या मिला, लंकोर में थुक्पा मिला। थुक्पा क्या होता है, तो थुक्पा एक प्रकार का व्यंजन होता है ना, आप शब्दार्थ पे देखेंगे वहाँ मिल जाएगा आपको। तो एक खाने का व्यंजन है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, के स्थान का नाम है तिंगरी। वहाँ एक विशाल मैदान था और वो मैदान चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसीलिए वो तिंगरी का जो विशाल मैदान था वो टापू जैसा मालूम हो रहा था, यानी चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और बीच में विशाल मैदान। और वो मैदान कैसा लग रहा था, टापू जैसा।
जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी, यानी पहाड़ के बीच में बड़ा मैदान और उस मैदान के भीतर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम क्या है? तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के अच्छे यजमान थे, यानी सुमति जो थे पुरोहित के समान थे ना, वो बुद्धिस्ट थे और अपने साथ जो है वो बोध गया के कपड़े रखते थे जिन पर मंत्र लिखा होता था और वो अपने यजमानों के पास जाते थे और उस कपड़े को जिस पर मंत्र लिखा होता था उसको देते थे और उसके एवज में, उसके बदले में यजमान उनको कुछ पैसे दिया करते थे। यही काम सुमति हर यजमान के पास जाकर किया करते थे और अगर कपड़ा ख़त्म हो गया तो किसी अन्य साधारण कपड़े का वो प्रयोग करते थे और गंडा यानी वही जो वो अपने यजमानों को दिया करते थे कपड़े के रूप में, वो उन्हें दे दिया करते थे साधारण कपड़े को भी बनाकर। वही बात यहाँ दी गई है। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। कौन? सुमति। मैंने सोचा, लेखक ने सोचा कि अगर यह यजमानों के पास गए तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, ठीक है ना। अगर यजमानों के पास ये जाते हैं तो मेरी यात्रा में विलम्ब होगा, इसलिए लेखक ने अपने मित्र से कहा कि जिस गांव में ठहरना हो वहाँ तो तुम यजमानों से मिल लो, पैसे ले लो, उसमें भले ही गंडे बांट दो यानी कपड़े बांट दो जिन पर मंत्र लिखे होते हैं, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, यानी दूसरे गांव में नहीं जाना, बस उसी गांव में जाओ जिस गांव में हमें ठहरना हो। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा, तुम अन्य गांव में मत जाना। अन्य गांवों में जो यजमानों से जो तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं, कमाने वाले हो, वो सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सुमति को और क्या चाहिए? बिना यजमान के यहाँ गए ही पैसे कमा रहा तो क्यों वो जाए। तो सुमति ने तुरंत स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया मतलब जो भार ढोता हो, मालवाहक कहते हैं, लेकिन कोई भी उनको मालवाहक यानी भरिया नहीं मिला। अब भरिया के चक्कर में, ढूंढने के चक्कर में 10-11 बज गए। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब कितने बज गए थे? 10-11। 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि अर्थात हालांकि छोटे से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। 2 बजे थे। 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे थे लेखक और उनके मित्र। ललाट यानी आगे का जो सिर का ऊपर का जो कपाल होता है वो धूप से जल रहा था और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा था, यानी आगे गर्मी पीछे ठंड। फिर हमने अब पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े मंजिल की ओर। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। चूँकि सुमति जानते थे कि अगर मैं कहूँगा कि मुझे यजमान से मिलना है तो ये लेखक मुझे जाने नहीं देगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि अरे यार मुझे एक आदमी से मिलना है, और ये बहाना करके, मतलब मिलना तो उनको यजमान से था लेकिन आदमी मिलने का बहाना करके वो कहाँ चल पड़े? शेखर विहार की ओर चल पड़े। अब यहाँ से यहाँ तिब्बत की जो भौगोलिक जो जानकारी है वो दी गई है कि तिब्बत की ज़मीन कैसी है, किसके हाथों में है, कैसे उसकी देखभाल होती है। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे और बड़े जागीरदारों में बटी हुई है, यानी इनकी ज़मीन का जो हिस्सा है वो जागीरदारों यानी ज़मींदारों के हिस्सों में है। कोई छोटा भी है, कोई बड़ा जागीरदार है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा यानी इन ज़मीनों का बहुत जो ज़मीन है, ज़मीन का जो बहुत ज़्यादा जो परसेंट है, हिस्सा जो है वो मठ के हाथ में है, यानी मठ यानी बिहार के हाथ में है। मठ मतलब जो मंदिर होते ना, समझ लो वही। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मज़दूर बेगार में मिल जाते हैं। तो वहाँ के जो ज़मींदार हैं जिनके हाथों में ज़मीन है बहुत सारी,
वो अपनी ज़मीनों में खेती कराते हैं और जिससे खेती कराते हैं उन मज़दूरों को वो कुछ भी नहीं देते हैं। वहाँ मज़दूर जो है बेगार में यानी मुफ्त में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। खेती कैसी चल रही है, कितनी फसल हुई नहीं हुई, इसका हिसाब किताब रखने के लिए बौद्ध भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर यानी ज़मींदारों के लिए राजा से कम नहीं होता। तो भिक्षु उनके लिए राजा के समान होते हैं। शेकर की खेती के मुखिया, शेकर एक जगह का नाम है और वहाँ जो खेती होती थी उसके मुखिया का नाम था भिक्षु नमसे, है ना, जो राजा से कम नहीं थे, किनके लिए, ज़मींदारों से। वो एक बड़े भद्र पुरुष थे जिनका नाम था भिक्षु नमसे। क्या नाम था? भिक्षु नमसे, जो शेकर की खेती के मुखिया थे। बहुत अच्छे जेंटलमैन थे वो। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। तो भिक्षु नमसे की जो भद्रता है यानी जो अच्छाई है वो कब दिखाई देती है कि जब वो लेखक को एक भिखमंगे के वेश में देखने के बाद भी उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। उन्होंने उनकी वेशभूषा नहीं देखी, है ना, वेशभूषा ख्याल नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उनकी अच्छाई देखी, उनका स्वभाव देखा, उनका चाल चलन देखा और बहुत अच्छे से पेश आए वो। तो ऐसा ही होना चाहिए हर व्यक्ति को। जैसे कौन है? भिक्षु नमसे हैं। आप किसी से अगर बात करते हो, अच्छा व्यवहार करते हो, तो उसके वस्त्रों को देखकर नहीं करो, ठीक है, उसके चाल चलन को, उसके अच्छे चरित्र को देखकर, उसके स्वभाव को देखकर करो। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर अर्थात बुद्ध द्वारा कहे हुए वचन को अनुवादित किया गया था। उसे क्या कहते हैं? कंजूर, यानी किताबें थी बहुत सारी जो बुद्ध वचन को अनुवादित किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। और हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी जिनको हाथ से लिखा गया था। भगवान गौतम बुद्ध ने जो कहा था उन वचनों को अनुवादित करके 103 पोथियों में हाथों से लिखा गया था। मेरा आसन, लेखक का आसन, उन्हीं पोथियों के पास लगा पढ़ने के लिए। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी यानी एक एक किताब 15-15 शेर यानी एक किताब 15 केजी से कम नहीं थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। लेखक से कहा सुमति ने कि मैं अपने यजमानों से मिलने जा रहा हूँ जो आसपास वाले हैं। लेकिन लेखक तो यहाँ कहीं और चला गया था। मैं अर्थात लेखक अब पुस्तकों के भीतर था, यानी भीतर चले गए थे क्या? नहीं, बल्कि वो पुस्तक पढ़ने में लीन हो गए थे। इसीलिए उन्होंने इस बार सुमति को रोका नहीं, बल्कि कह दिया कि ठीक है, जाओ, आराम से आना। दूसरे दिन वह गए, यानी सुमति, अपने यजमानों के पास। लेखक को लगा, मैंने समझा था, अर्थात लेखक ने समझा था कि सुमति 2-3 दिन वहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी दिन वो दोपहर में लौट आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये यात्रा हमारी यहीं समाप्त हो गई। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो वो भी कमेंट कर दिया करें। चलिए, धन्यवाद।